हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम में जो अकाउंटिंग सिखाने जा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग है। और हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को ये प्रैक्टिकली यूज़ ना आए, लेकिन अगर आप नॉलेज सीखना चाहते हैं टैली की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं या आप टैली में काम करते हैं तो आपके लिए ये यूज़फुल नॉलेज हो सकती है। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या। एक बार की बात है, जब मैं कहीं बैठा था तो वहाँ पर मैंने एक क्लाइंट को अपने अकाउंटेंट से बात करते हुए सुना, तो उनकी जो सिचुएशन सुनी तो उसके हिसाब से फिर मैंने ये अकाउंटिंग की है। तो वही मैंने आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाई है। देखिए उनकी सिचुएशन क्या थी, सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए। उनका कहना था कि मेरी जो फर्म है जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो तुम्हें एक अकाउंटिंग जीएसटी की मेंटेन करनी है, जिसमें जीएसटी की परचेज, सेल, पेमेंट, जो भी चीज़ें होती है जीएसटी से रिलेटेड, जो भी अकाउंटिंग होती है सारी मेंटेन करनी है। और एक तुम्हें कंपनी क्रिएट करनी है टैली के अंदर, जिसमें मैं कच्चे का काम करता हूँ। बात समझिएगा। पहले तो उन लोगों को जिनको कच्चा पक्का नहीं समझ में आता उन्हें मैं बता दूं, कच्चा मतलब हो गया वो वाला काम जिसमें जीएसटी का कोई रोल नहीं है, यानी बिना जीएसटी के आपने माल मंगवाया, ऊपर ऊपर माल मंगवाया और उसे फिर बेचा, तो आपने जो वहां से अर्न किया उसके ऊपर इनकम टैक्स भी नहीं दिया, यानी ना आपने जीएसटी पे की ना इनकम टैक्स पे किया। पूरी की पूरी प्रॉफिट आपकी हो गई, जिसे हम ब्लैक मनी भी बोलते हैं। इस तरीके की मतलब जो काम करके अर्निंग होती है और वहां से जो प्रॉफिट आती है उसे हम ब्लैक मनी बोलते हैं। काम इनलीगल नहीं है। दो तरीके की चीजें होती है, एक होता है इनलीगल वर्क, ये इनलीगल वर्क नहीं है। काम तो जेन्युइन है, अगर आप पक्के में कर रहे हैं तो ठीक है। यहाँ पर है तो लीगल वर्क, लेकिन अगर टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप इनलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट की टैक्स चोरी कर रहे हैं, टैक्स इविजन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के काम वो समझा रहा था अपने अकाउंटेंट को कि इस तरीके की अकाउंटिंग मेंटेन करनी है। और अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान में 100 में से 90 से 95 जो बिजनेसमैन है वो कच्चा पक्का करते ही हैं। 5 से 10% ही ऐसे बिजनेसमैन है जो 100% पक्का करते हैं। बाकी 100 में से 90 या 95% लोग कच्चा और पक्का दोनों काम करते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो सिर्फ कच्चा ही काम करते हैं। कच्चा यानी बिना जीएसटी के माल मंगवाते हैं, जिस पर जीएसटी पे नहीं करते, बाद में जो अर्निंग होती है उस पर इनकम टैक्स भी पे नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की वो उसे अकाउंटिंग समझा रहा था। तो यहाँ पर मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पर मेरा कोई भी मकसद नहीं है आपको कि कोई गलत एक्टिविटी सिखाना या कोई गलत काम करने के लिए आपको कहना या किसी गलत एक्टिविटी को प्रमोट करना। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई आपको टैक्स एविजन के प्रोसेस नहीं सिखा रहा हूँ, ना इनकम टैक्स ना जीएसटी, कोई भी चीज़ मैं गलत तरीके से आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एज ए अकाउंटेंट अगर मैं टैली की वीडियोस बना रहा हूँ तो मार्केट में क्या सिचुएशंस होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और एज ए नॉलेज के लिए कि किस तरीके की अकाउंटिंग की जाती है टैली में, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अकाउंटिंग किस किस तरीके से लोग करवाते हैं, क्या क्या अकाउंटिंग का प्रोसेस है, जिससे आपकी अकाउंटिंग की जो क्लियरिटी है वो अच्छी हो सके। जरूरी नहीं है कि ये जो मैं चीजें अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये इसी काम में आती है। हो सकता है आगे चलकर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पर ये काम आपको आ जाए, ऐसी सिचुएशन हो जहां पर काम तो लीगल हो, पक्के का ही हो, लेकिन आपको ये जो भी चीजें मैं आगे सिखाऊंगा ये चीज वहां पर भी काम आ जाए। तो क्योंकि अभी मेरे सामने वो सिचुएशन है तो मैं उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको चीजें बता रहा हूँ। कहीं पर अगर आप काम करने जाएंगे एज ए अकाउंटेंट तो वहां पर जरूरी थोड़ी ना है कि आपको कच्चा वाला नहीं मिलेगा, पक्का वाला नहीं मिलेगा, आपको सब मिलेगा। और आप एक अकाउंटेंट है तो आप तो जॉब करने जाने हैं, आपको इन सारी चीजों से क्या मतलब। आपसे कहा जा रहा है कि ये अकाउंटिंग करो तो आप तो करेंगे अगर आपको जॉब चाहिए। ठीक है, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ और ये एजुकेशनल वीडियो है, कोई मैं गलत चीज को प्रमोट ना करता हूँ ना करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही चीज पता होनी चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने अपने जो अकाउंटेंट है उससे क्या कहा, तो फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, ताकि आपको पहले क्लियरिटी हो जाए, उसके बाद आपको इजीली मेरी बात समझ में आएगी। उसने बोला कि एक पक्के का अकाउंट मेंटेन करना है, तो वो चीज़ तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो तो इजीली आपको यूट्यूब पे कई वीडियोस मिल जाएंगी, चाहे वो मेरी हो या किसी की हो, कि कैसे मेंटेन होता है परचेज, सेल, जीएसटी में। एक उसने बोला कि देखो मेरा क्या है कि मेरे मामा है, ठीक है, उनसे मेरा कुछ माल आता है जो कई बार पक्के में भी आता है, कई बार कच्चे में भी आता है, और फिर उसमें कुछ वो परसेंटेज लेते हैं प्रॉफिट की। जैसे वो माल भेजेंगे तो फ्री में तो सेवा नहीं करेंगे ना, तो उसमें वो 5% 10% जो भी एक प्रॉफिट है वो अपनी रेशियो उन्होंने बांध के रखी है, वो लेते हैं। तो यहाँ पर जो तुम्हें अकाउंटिंग मेंटेन करनी है उसमें उन पार्टीज की भी डिटेल रखनी है, जिसमें कच्चा पक्का दोनों की डिटेल हो। साथ में इसके अलावा जो मामा उसमें प्रॉफिट लेते हैं, किस बिल के अगेंस्ट में कितना प्रॉफिट लिया, ये भी डिटेल हो।
और स्टॉक भी मेंटेन होना चाहिए, स्टॉक की वैल्यूएशन भी होनी चाहिए। यही तुमको मेंटेन रखना है। तुमको बैंक वैंक से मतलब नहीं है, बैंक में क्या बैलेंस है नहीं मतलब, इस सबसे आप तुमको कोई मतलब नहीं है, कैश मेरे हाथ में कितना है नहीं मतलब है तुमको। तुमको सिर्फ इतनी मेंटेन रखना है कि हमको स्टॉक पता चल जाए, उसे स्टॉक पता चल जाए कि कितनी क्वांटिटी में स्टॉक है, वैल्यूएशन पता चल जाए स्टॉक की कि क्या वैल्यूएशन है स्टॉक की। इसके अलावा जो भी चार्जेस लगी स्टॉक के ऊपर वो भी उसमें ऐड हो जाए स्टॉक के अंदर। इसके अलावा जो जीएसटी है वो भी उसमें में ऐड हो जाए स्टॉक की वैल्यूएशन के अंदर। इसके अलावा जो 5 से 10% जो भी उसके जो मामा है वो प्रॉफिट लेंगे वो भी उसमें ऐड हो जाए, और सब पार्टी की जो बैलेंस है वो उसे पता चलती रहे। यानी बेसिकली उसे पार्टीज का लेजर मेंटेन करवाना था, स्टॉक मेंटेन करवाना था, यही इतना सा काम था। तो देखिए आपको इस सिचुएशन में, क्योंकि कई सिचुएशंस हो सकती है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी मैं जो आपको अकाउंटिंग बता रहा हूँ ये कच्चे पक्के की बता रहा हूँ, जिसमें आपका कच्चा पक्का दोनों मेंटेन होगा। एक तो है जिसमें सिर्फ जीएसटी की चीजें मेंटेन होगी, और एक है जिसमें आप जीएसटी का भी बिल मंगा रहे हैं। जैसे आप तो दुकान में जीएसटी का भी बिल मंगा रहे हैं, बात समझिएगा। आपने ए नाम की फर्म से जीएसटी का बिल मंगवाया, ठीक। बी नाम की फर्म से आपने विदाउट जीएसटी बिल मंगवा लिया। फिर कभी ए से आधा जीएसटी का मंगवाया, आधा विदाउट जीएसटी मंगवा लिया, यानी दो बिलिंग करवाई। आधा आपने कच्चे मंगा लिया, आधा पक्के मंगा लिया। या कई बार ऐसा होता है कि आपने ए नाम की फर्म से अंडर वैल्यू बिलिंग करवाई। अंडर वैल्यू बिलिंग का मतलब क्या होता है कि अगर 100 रुपये का सामान है, मान लीजिए 100 रुपये में आपको दे रहा है, आपने क्या बोला 50 रुपये लगा दो बिल के ऊपर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बिल अगर 50,000 का होगा तो 25,000 का बनेगा। बाकी जो 25,000 है उसका तुम कच्चा पेपर मुझे मतलब बिल बना के भेज दो व्हाट्सएप पे या मेल पे, और मैं उसकी पेमेंट तुम्हें ऊपर ऊपर कैश करवा दूंगा तुम्हारे अकाउंट में, जो भी तुम अकाउंट नंबर दे दो, ठीक है। और माल वो भी लगवा देना, उसी माल में डलवा देना। अब कोई ट्रांसपोर्ट में खोल के तो देखेगा नहीं कार्टून में कि क्या कहते हैं माल की वैल्यूएशन क्या है। या अगर मानकर चलिए 100 पीस मानकर चलिए माल आ रहा है और 50 पीस की बिलिंग हुई है, 50 एक्स्ट्रा कार्टून के अंदर है, कौन देखता है इतना ट्रांसपोर्ट में खोल के कि क्या माल है इसके अंदर, कितना क्वांटिटी में, बात समझिए। वो जब कहीं पर सर्च वगैरह होती है, ट्रांसपोर्ट में गाड़ी पकड़ाती है तो अलग बात है, अदरवाइज कोई नहीं चेक करता है कि 100 पीस बिल में है और आपने भेज दिया 200 पीस। या अगर 100 पीस है, वैल्यूएशन उसकी 100 रुपए के हिसाब से पर पीस की, और आपने 50 रुपए लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से भी कच्चा पक्का होता है, ठीक है। यानी क्वांटिटी कई बार पूरी आती है लेकिन रेट उसका अलग होता है। तो उसने बोला क्योंकि मुझे पता नहीं चल पाता है ना कि मेरे पास प्रॉपर प्रॉफिट कितनी है, या प्रॉपर मेरी जो स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन कितनी है, या पार्टी को कच्चा पक्का मिलाकर मुझे कितना देना। मानकर चलिए कच्चे का देना 10,000, पक्के का देना 5,000। तो जहाँ पक्का है वहां तो उसे 10,000 दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो उसे 15,000 दिखना चाहिए, तब ना उसे पता चलेगा कि कैसे मुझे पार्टी के साथ हिसाब मिलाना है नहीं मिलाना है। तो वो वाली अकाउंटिंग उससे मेंटेन करवाना चाह रहा था। तो वो देखिए कैसे आपको मेंटेन करनी है। यहाँ कच्चे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि अकाउंटिंग कैसे मेंटेन होगी। यहाँ पर मैं कोई चीज़ आपको गलत प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पहले ही मैं क्लियर कर दूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि टैली के अंदर ये अकाउंटिंग आप कैसे मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये जो मेरी अकाउंटिंग मेंटेन हो रही है इस कंपनी के अंदर, यहाँ पर मेरी कच्ची पक्की दोनों अकाउंटिंग मेंटेन हो रही है, जो कि मैंने एग्जाम्पल लिया। तो आपको सबसे पहले तो लेजर्स क्रिएट करने पार्टीज के, चाहे वो क्रेडिटर हो या डेटर्स हो, ठीक है। तो आप आ जाएंगे क्रिएट में और यहाँ पर आप लेजर्स में आ जाएंगे। यहाँ पर आप डेटर और क्रेडिटर के लेजर्स को क्रिएट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक एग्जांपल फिर से आपको क्लियर कर दूं कि मान कर चलिए आपके मामा हैं और आप हैं और एक पार्टी है। यहाँ पर मैं आपके मामा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको इजिली समझ में आए, ठीक है। तो आपके मामा ने उस पार्टी को बोला जो आपको माल भेजेगी कि भाई साहब इतना माल मेरे भांजे को भेज दो, और एक काम करना 100 रुपए की वैल्यू का माल है ना, 50 रुपए की बिलिंग करना, और जो रेस्ट 50 रुपए है पर पीस के हिसाब से उसका जो अमाउंट है वो मुझसे तुम ले लेना। बात समझ रहे हो। सपोज करो आपकी 100 पीस कोई क्वांटिटी माल भेज रहा है, वो पर्सन जिसको आपके मामा ने बोला आपको माल देने के लिए 100 पीस क्वांटिटी भेज रहा है, और उसमें से क्या कर रहा है वो अंडर वैल्यू कर रहा है, बिलिंग अंडर वैल्यू कर रहा है, यानी 50 रुपए पीस के हिसाब से रेट लगा रहा है, जबकि उसकी एक्चुअल कॉस्ट है 100 रुपए। आपको 50 रुपए के हिसाब से लगाएगा, 100 पीस का कितना होगा 5,000। आपके पास माल आ गया, आपकी ड्यूटी है उसे 5,000 पे करने की। मैं यहाँ पर वही सिचुएशन बता रहा हूँ जो उस पार्टी की है, 5,000 पे करने की, लेकिन माल तो 10,000 का था। अब वो जो रेस्ट 5,000 है विथ प्रॉफिट, जो आपके मामा की प्रॉफिट है, उसको लेकर आपको अपने मामा को पे करना है, और जो 5,000 कच्चे का है वो आपके मामा उस पार्टी को पे करेंगे जिससे उसने बोला था माल भेजने के लिए। एक सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपके मामा बोल दें एक काम करो भाई साहब, बिलिंग तो ऐसे ही कर दो हाफ हाफ, और जो 5,000 है पक्के का वो मेरा भांजा अलग से भेज देगा और कच्चे का अलग से भेज देगा, और जो प्रॉफिट है
वो उसको बताएंगे नहीं पार्टी को, वो अपने भांजे के साथ बात कर लेंगे, जो प्रॉफिट है वो मुझे मेरा भांजा भेज देगा। ठीक है, दो सिचुएशन हो सकती है, या तो मामा भेजेगा कच्चे का पैसा भांजे से मंगवा कर, या भांजे को डायरेक्ट बोल देगा कि भेज दो और बाकी मेरी प्रॉफिट मुझे दे देना। समझ गए आप बात? अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे सबसे पहले मुझे एक लेजर बनाना है, किसका? उस पार्टी का जिससे मुझे माल पक्के में आएगा। बात समझिएगा, हाफ माल तो पक्के में आएगा ही। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या करना है, लेजर बनाना है। तो लेजर तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप यहाँ पर देखिए अल्टर में मैं गया, लेजर में आऊं तो मैंने यहाँ पर एक यमुना इंडस्ट्रीज का लेजर बना रखा है। ये मेरा क्रेडिटर है, क्योंकि जिससे माल आता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। ये मैंने बना रखा है। और यहाँ पर क्या है कि मैं स्टेट वगैरह डालूं नहीं डालूं, क्योंकि ये मेरी जीएसटी का तो अकाउंटिंग है नहीं ना, ये मेरी कच्चे की अकाउंटिंग है। तो यहाँ पर मैं स्टेट वगैरह डालूं, एड्रेस डालूं नहीं डालूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैं सिर्फ यमुना इंडस्ट्रीज इस तरीके से लिख दूंगा, तो क्योंकि मुझे तो पता है ना कौन है यमुना इंडस्ट्रीज। तो अगर आप चाहें तो पूरी डिटेल डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको इजी और जल्दी अकाउंटिंग करनी है। और एलियास में आप चाहें तो उस पार्टी का नाम डाल सकते हैं। जैसे कई बार होता है कि हमें फर्म का नाम याद नहीं होता है, नाम याद रहता है पर्सन का, तो नाम डाल सकते हैं। तो इससे भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, और कोई ओपनिंग बैलेंस हो उसका प्रीवियस तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, अभी अकाउंटिंग नई नई शुरू की और काम भी नया शुरू किया, तब ओपनिंग बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और एक आपको लेजर बनाना है मामा का। अब देखिए मामा का मैंने इस तरीके से लेजर बनाया, मामा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, इनका भी कोई बैलेंस है ओपनिंग तो डाल सकते हैं। और अगर इनकी कोई फर्म है जिससे आपको माल आता है, ऐसा भी हो सकता है ना कि मामा की भी कोई फर्म है, मामा कई बार आपको अपनी फर्म से भी माल देते हो सकता है पार्टी से पहले अपने पास माल मंगाते हो। ठीक है, कुछ पार्टी की डिटेल आपको नहीं देना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है, और फिर आपको भेजते हो, वहां से प्रॉफिट लगाई के भेजते हो, तो फिर उस फर्म का अलग बना देंगे। ठीक है, जो मामा की फर्म होगी उसके नाम से अलग बना देंगे। तो मानकर चलिए मामा की जो फर्म है, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ABC। ठीक है, ABC फर्म है, ये मामा की फर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, बात समझिएगा, ये मेरी है लाइसेंस टैली। लेकिन मैं यहाँ पर ये मानकर चल रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कई अनरजिस्टर्ड लोग होते हैं जीएसटी में। ऐसा भी होता है कच्चे की अकाउंटिंग मेंटेन कर, वो है भी अनरजिस्टर्ड, यानी वो पक्के में नहीं मंगा रहे, मंगाई कच्चे में रहे। ये भी होता है, कई बार वो पक्का कच्चा दोनों कर रहे हैं, लेकिन वो टैली नहीं परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि कॉस्टली या 18-20 हज़ार नहीं लगाना चाहते हैं। तो वो एजुकेशनल टैली में कैसे काम करेंगे, क्योंकि जो एजुकेशनल टैली है वो तो टैली की वेबसाइट से फ्री में मिल जाती है, तो वहां पर कैसे काम करेंगे ये मैं मानते हुए आपको सिखा रहा हूं। अगर आपके पास लाइसेंस टैली है तो आप इजीली काम कर सकते हैं, एजुकेशनल टैली है तो भी आप कैसे काम कर सकते हैं ये मैं सिखाऊंगा। जबकि मेरी जो टैली है वो प्रोफेशनल है, यानी लाइसेंस टैली है। ठीक है, ऊपर सिल्वर आपको दिख रहा होगा, टैली प्राइम सिल्वर है या गोल्ड है, यानी लाइसेंस टैली। अगर वहां EDU लिखा है यानी वो एजुकेशनल टैली है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और समझिएगा कि ऐसे तो काफ़ी अंतर होता है, लाइसेंस टैली हो और उसमें TSS वगैरह हो तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस और भी मिलते हैं, लेकिन जो मेनली डिफरेंस होता है एजुकेशनल और लाइसेंस टैली के अंदर वो ये होता है डेट का, कि हर महीने की आप एजुकेशनल टैली में 1, 2 या 31 तारीख ही ले सकते हैं। ठीक है, और जो लाइसेंस टैली उसमें कोई भी डेट ले सकते हैं, तो अकाउंटिंग के लिए डेट भी तो जरूरी होती है। तो यहाँ पर अगर आपके पास लाइसेंस टैली है तब तो आप जनरली जैसे एंट्रीज पास करते हैं वो करेंगे जो मैं आपको सिखाऊंगा, और डेट का आपके पास लोचा होगा नहीं क्योंकि आपकी लाइसेंस टैली है। लेकिन अगर आपकी एजुकेशनल टैली है तो आप कैसे करेंगे ये भी आप सीखेंगे आज की इस वीडियो में। मानकर चलिए मामा ने कहा, आपके मामा ने यमुना इंडस्ट्रीज को, भाई साहब इसे इतना माल भेज दो। ठीक है, लेकिन अंडर वैल्यू कर देना। और उसने जो माल भेजा है ना वो एक, मतलब जो आपको माल है वो अप्रैल महीने में ही आया है। कब आया है? अप्रैल महीने में फिजिकली आपको रिसीव हो गया है, या अप्रैल महीने की ही बिलिंग है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। जो बिलिंग की है उस पार्टी ने, ऐसा भी तो होता है ना कि अप्रैल के 28 तारीख को माल भेजा और माल आपको मई में रिसीव हुआ। तो अब आपके ऊपर ये है कि आप अगर फिजिकली जिस मंथ में रिसीव कर रहे हैं उस मंथ में आप एंट्री करना चाहते हैं, या जिस मंथ में आपकी पार्टी ने बिल बनाया उस मंथ में आप एंट्री करना चाहते हैं। जो भी आपके केस में रिलीवेंट आपको लगे, आप यहां पर उस मंथ की 1 तारीख ले लेंगे। एजुकेशनल टैली के केस में मैं बोल रहा हूं, लाइसेंस टैली में तो आप जो डेट लेना चाहें, जिस डेट को फिजिकली रिसीव हुआ है वो डेट यहां पर लेंगे इस जगह पे, और जिस डेट को बिलिंग हुई है पार्टी की वो यहां पर लेंगे एजुकेशनल इसमें, सॉरी, लाइसेंस टैली में। और एजुकेशनल टैली में क्योंकि आपकी डेट चेंज नहीं होगी तो आपको सिर्फ मंथ की पहली डेट लेनी है, जिस मंथ में आप एंट्री पास करना चाहते हैं यहां पर वो डेट ले लेनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो सप्लाई एंड इनवॉइस नंबर है, क्योंकि ये पक्के की अकाउंटिंग तो आप मेंटेन नहीं ना कर रहे हैं जिसकी जीएसटी को रिपोर्ट करनी है, यहाँ पर तो आप सिर्फ अपनी समझने के लिए अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्योंकि अब आपको डेट तो डालनी है ना, ताकि कल को आप हिसाब मिलाए तो आप कैसे मिलाएंगे। तो यहाँ पर मानकर चलिए 5 अप्रैल को सामने वाली पार्टी ने बिलिंग की थी।
कितनी तारीख को की थी, 5 अप्रैल को, वो आपने डाल दिया 5 अप्रैल 2023, ताकि आपके पास डेट रहनी चाहिए। और यहाँ पर अगर उसकी इनवॉइस नंबर कोई है तो स्पेस देके इनवॉइस नंबर भी आपने डाल दिया, ठीक है। अब बाकी यहाँ पर कोई भी डेट हो, एजुकेशनल टैली के केस में बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, लाइसेंस टैली के केस में आप जनरली जैसे एंट्रीज करते हैं डेट वगैरह लेके वैसे ही करेंगे, क्योंकि आपके में तो डेट आएगी ना। और फिर यहाँ पर यमुना इंडस्ट्रीज परचेज, परचेज का लेजर आई होप आपको आता ही होगा, नहीं आता है बनाने तो देख लीजिए, परचेज अंडर परचेज अकाउंट, ठीक है। और इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, यस रहेगा। अब इसके बाद आइए आइटम बना लेते हैं। जैसे मानकर चलिए आइटम बना लेते हैं CPVC नेल क्लैंप, ठीक है, 1 इंची। यहाँ पर ग्रुप बना देते हैं क्लैंप, और शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम भी एडेड, यस कर देते हैं। अब ग्रुप मैंने क्यों बनाया, क्योंकि इसी के अंदर क्लैंप 1/2 इंची, 1.25 इंची, 1.5 इंची, 1.25 इंची, 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची, बहुत से साइज होंगे। अगर आप ऐसे ही बना देंगे विदाउट ग्रुप, यानी वहां पर जो अंडर में प्राइमरी लेके बना देंगे, तो होगा क्या कि जब आप स्टॉक समरी में जाकर स्टॉक को चेक करेंगे तो वहां पर स्टॉक आगे पीछे दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर जो होता है ना ABC के हिसाब से स्टॉक को सजाया जाता है स्टॉक समरी में, उसके हिसाब से सॉर्टिंग होती है। अब सॉर्टिंग में क्या होगा कि कोई एक सामान आपको क्लैंप का ऊपर दिखेगा, एक नीचे दिखेगा, उसके बीच में कुछ और आइटम दिखेगा। तो जब आपको कभी ये पता करना होगा कि मतलब टोटल मेरे पास क्लैंप कौन कौन से हैं, क्या क्या साइज है, कितनी क्वांटिटी में टोटल मेरे पास क्लैंप बचे हुए हैं, उसी तरीके से जो भी आइटम आपको इस तरीके से चेक करना होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, आपको खुद मैनुअली एक एक करके चेक करना पड़ेगा। और अगर ग्रुप बना रहेगा तो ग्रुप के अंदर ही वो आइटम जाएगा, अलग से दूसरे स्टॉक आइटम के साथ मिल नहीं जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिट मेरी पीस बनी हुई है, अब कैसे ये बनाई ये भी दिखा देता हूँ। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे, नया क्रिएट करना हो तो अल्ट के साथ C। और अगर मानकर चलिए जो पहले ही से बनाया हुआ कहीं पर कोई चीज़ है, चाहे वो लेजर हो, स्टॉक आइटम हो, यूनिट हो, ग्रुप हो, कुछ भी हो, तो वहां पर अगर उसे चेक करना है, उस फील्ड में जाना है, तो कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर सिंबल में पीस लिखा हुआ है, ऐसे तो यहाँ पर बहुत डिटेल डलती है, UQC कोड डलता है। अगर मैंने GST इनेबल करी होती इस कंपनी के अंदर, मैंने GST इनेबल नहीं किया, मैंने जानबूझ के GST डिसेबल रखी है, ठीक है। और फॉर्मल नेम में चाहूँ तो लिख सकता हूँ, तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मेरा एक्सेप्ट हो गया, हो गया। अब यहाँ पर देखिए 100 पीस मैंने बोला था 50 रुपए के रेट से, यहाँ पर रेट मैं कोई भी फॉल्स डाल रहा हूँ, कोई ये मत समझिएगा कि ये रियल रेट है इस आइटम का। फिर अल्ट C प्रेस करके फिर मैंने बनाया। अब यहाँ पर क्या करना है मुझे, क्योंकि मैंने सेम वही नाम टाइप करना है, थोड़ा सा खाली चेंज करना है, तो कंट्रोल के साथ R प्रेस करूंगा तो मेरा कॉपी हो गया। पूरा मुझे टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 1.25 इंची, ठीक है। क्लैंप पीस यहाँ पर मान लीजिए 200 पीस, ये भी 50 रुपए के रेट से। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ आपको डेमो के लिए कोई भी रेट ले रहा हूँ, 15,000 हो गया। अब बात समझिएगा, ये तो हो गया 15,000, ठीक। अब यहाँ पर आपको, क्योंकि आपको प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करनी है, बात को समझना आप, यहाँ पर आपको प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करनी है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इतना कर दिया बस हो गया, उसके बाद फिर मैं एक जो कच्चे का बिल है वो मैं नेक्स्ट एंटर करूं। लेकिन क्या इससे आपको रेट कभी पता चल पाएगा कि एक्यूरेट रेट क्या लिया उस पार्टी ने, जब आप कभी ये निकालना चाहेंगे स्टॉक समरी में जाकर कि मेरी जो ये परचेजिंग है पर पीस कितने की है। आपने अगर 2 बिलिंग की तो दोनों में तो 50-50 दिखेगा, बात समझना आप, दोनों में 50-50 दिखेगा। और क्वांटिटी भी तो आपकी बढ़ जाएगी, वहां क्या क्वांटिटी आप डालेंगे, 100 फिर से डालेंगे, क्वांटिटी तो सेम है, रेट कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, क्योंकि कच्चा पक्का दोनों हुआ है, बिल पक्का का आया कितने पीस का, 100 प्लस 200 पीस का, वैल्यू क्या आई है 50-50 रुपए, यानी 15,000 टोटल वैल्यू आई है विदाउट GST, अभी फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, पूरा रेट डालना है, एक्चुअल रेट डालना है, जिस रेट में आपका माल आया है वो रेट डालना है, इस तरीके से डालेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप एक लेजर बनाएंगे, लेजर बनाएंगे GST का। GST मेरी डिसेबल है, यहाँ पर जो लेजर बनेगा सिर्फ GST लिखना है। अब यहाँ CGST हो, SGST हो, IGST हो, UTGST, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसे भी कर देंगे अंडर परचेज, क्योंकि आपको परचेज में इसमें जोड़ना है। और इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसे यस रखेंगे। इसके अलावा आपको एक ऑप्शन और करना है, F12 कॉन्फिग में जाकर यहाँ पर आपको ये है सेलेक्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू एलोकेट एडिशनल कॉस्ट, इसे यस करना है। और यहाँ पर इसे करना है अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू, क्वांटिटी भी कर सकते हैं लेकिन वैल्यू करेंगे तो ज्यादा बेहतर है।
ये कर देना है। अब यहाँ पर आपका अपने आप कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने ना तो जीएसटी इनेबल की है, ना स्टॉक आइटम के अंदर कोई जीएसटी रेट डाला है, ना लेजर के अंदर कोई डाला है, ना पार्टी के अंदर जीएसटी नंबर डाला है, तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होगा। यहाँ पर आपको मैनुअली डालना पड़ेगा बिल को देखकर, जो पक्के के बिल में जो भी जीएसटी का अमाउंट है। और जीएसटी का अमाउंट कितना होगा? मानकर चलिए इसके ऊपर 18% जीएसटी है, तो 15,000 का वैल्यू बना था ना, अंडर वैल्यू 15,000 की बनी थी जो अभी आपने देखा। 15,000 की 18% कितनी होती है? जो भी होती है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, यानी 2700 रुपये। 2700 रुपये आप यहाँ पर मैनुअली डाल देंगे। ठीक, ये अब आपकी ऐड हो जाएगी कॉस्ट के अंदर। अब यहाँ पर मानकर चलिए कोई लेबर चार्जेस है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, फलाना चार्जेस है, कुछ भी चार्जेस हो सकती है जो उस पार्टी ने बिल में लगाया है। याद रखिएगा, जो आपने खुद से पे किया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो उस पार्टी ने बिल में लगा के दिया है। होता है ना पैकिंग चार्जेस, कई बार कुछ लोग लगा देते हैं, कई बार हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस उसी ने पे की हो, आपको एफओआर डिलीवरी दी हो आपके घर तक। तो यहाँ पर मानकर चलिए मैं पैकिंग चार्जेस का बनाता हूँ। जो चार्जेस आपने खुद पे किए कैश में, उससे नहीं किया, तो वो यहाँ पर नहीं लेंगे, वो अलग से एंट्री करेंगे। ये भी अंडर रहेगा परचेज। ऐसे डायरेक्ट एक्सपेंस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे परचेज ही मानकर चल रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे सर्विस भी साथ में मिल रही है, तो मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 200 रुपये हो गया, ये मेरा इसमें ऐड हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर मुझे क्या करना है, मेरे मामा की भी तो प्रॉफिट मुझे यहाँ पर ऐड ऑन करनी है हर बिल के हिसाब से। अब याद चाहूँ तो मैं यहाँ पर नहीं ऐड ऑन करूँ, चाहूँ तो मैं यहाँ पर ऐड ऑन नहीं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो मेरा कॉस्ट में ऐड हो जाए, वो मेरी जो अमाउंट है वो मेरी कॉस्ट में ऐड हो जाए। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मामा की एक लेजर बनाना होगा, मामा प्रॉफिट। अब यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकती है, या तो मामा आपके हर चीज में अलग अलग रेट में प्रॉफिट लेते हो, किसी में 5%, किसी में 10%, किसी में 2%, तब तो खाली मामा प्रॉफिट लिख देंगे और जो होगा वहां पर डेट अमाउंट डाल देंगे। लेकिन अगर आपके मामा ने एक फिक्स अमाउंट रखा है कि 5% मैं सब में लूंगा चाहे कुछ भी दूं, तो आपने तब यहाँ पर 5% लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, इसे भी परचेज अकाउंट में रखना है, अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू कर देनी है। अब मानकर चलिए मामा आपसे लेंगे पूरे 32,900 के ऊपर 5%। ठीक है, और अगर मानकर चलिए वो सिर्फ विदाउट जीएसटी अमाउंट पे ले रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। जो भी ले वो तो आप अपने हिसाब से निकाल लेंगे कैलकुलेट करके। 1,645 रुपए हुए आपके। ठीक है, मामा के 1,645 इस तरीके से हुआ। अब ये हुए, और यहाँ पर आपको नरेशन में आप चाहें तो टाइप कर सकते हैं कि 15,000 पक्के का बिल है। ठीक है, विदाउट जीएसटी, और विथ जीएसटी अगर मानकर चलिए जोड़ के आपको डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। 15,000 प्लस 2,900, तो आपका हो गया 17,900। 17,900 पक्के का बिल है, ताकि आपको कभी भी मतलब जब आप पेमेंट वेमेंट करें या हिसाब मिलाएं तो आपके पास कुछ लिखा हो, तो उससे आप क्लियरली उस आदमी से बात कर सकते हैं कि नहीं भाई साहब इस हिसाब से अकाउंटिंग थी। ठीक है, रेस्ट कच्चे का है, और कच्चे का अमाउंट मामा को देना है विथ प्रॉफिट। हो गया। अब आइए, अब यहाँ पर आइए बैलेंस शीट में, यहाँ पर ये अमाउंट दिख रहा है आपको कितना देना उस पार्टी को, श्री यमुना को। पेमेंट वॉचर में आके जो भी डेट आपके केस में आप ले लेंगे। अब मानकर चलिए आप बोलेंगे पेमेंट मैंने जिस डेट को की, अब वो मैं यहाँ पर कैसे डालूं? अगर ये मेरी एजुकेशनल टैली है, क्योंकि आपने तो एजुकेशनल टैली की बात की, तो आप यहाँ पर वो भी डाल सकते हैं। मानकर चलिए आप कैश में पे कर रहे हैं, नहीं बैंक में कर रहे हैं, बैंक के थ्रू कर रहे हैं, जो भी आपकी बैंक का लेजर, वो एक बैंक का लेजर बना लेंगे इस तरीके से अंडर बैंक अकाउंट। ठीक है, और बैंक का कोई भी स्टेटमेंट वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। बैंक की स्टेटमेंट तभी देखनी है जब आपको सिर्फ ये मिलाना है कि मैंने किस डेट को पेमेंट किया नहीं किया। बाकी उसमें जो चार्जेस कट रहे हैं या आपने जो कैश डाला निकाला उस सबको आपको क्योंकि मेंटेन नहीं करना है। अगर करना है तो वो भी आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पर यमुना, वो तो जितनी आप अकाउंटिंग मेंटेन करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इजी अकाउंटिंग बता रहा हूँ, यानी कुछ चीजों को लेकर बता रहा हूँ। जितना मैंने जो एग्जांपल समझा उन पार्टीज के बीच में जो वो बात कर रहे थे, उनको सिर्फ इतनी मेंटेन करनी थी, मैं इतना ही बता रहा हूँ। अगर आपको ज्यादा करना है आप कर सकते हैं। 17,900 या तो पूरा देगा पेमेंट या आधा देगा, जितना भी देगा यहाँ पर डाल देनी है। अगर पूरी दे रही तो पूरी, अगर हाफ दे रहा है तो हाफ, वो आप डाल देंगे पेमेंट वाउचर में। और यहाँ पर डेट लिख देंगे, मान कर चलिए आप ये पेमेंट कर रहे हैं 10/4 को, 10/4/23 को यहाँ पर लिख देंगे। हो गया, आपको ये भी याद रहेगा कि मैंने कब पेमेंट की है। ठीक है, ऐसे एक रेफरेंस नंबर का भी ऑप्शन रहता है, उसके थ्रू भी आप डाल सकते हैं। रेफरेंस नंबर ऑन कर देंगे ना, तो फिर क्या होगा कि आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया, 17,900 रुपये मैंने पेमेंट कर दी।
अब क्योंकि ये जो बाकी की पेमेंट है मुझे किसको करनी है, मामा को करनी है, ठीक है। तो अब इसके में दिख रही है ना, तो मामा को करूंगा तो भी तो इसके में दिखेगी, तो मुझे एक जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। जर्नल एंट्री में क्या करना है, यमुना ये जो इंडस्ट्रीज है इसे 16,645, सॉरी गलत हो गया, 16,645 टू मामा का जो लेजर बनाया था ये कर देना है। हो गया, काम खत्म। अब देखिए बैलेंस शीट में आके देखिए, आपको मामा दिख रहा है, अब वो गया, हट गया। और जो आपने एंट्री पास की थी मामा की, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये यमुना का कच्चे का बिल का पेमेंट, कुछ भी लिख सकते हैं, पेमेंट मामा को करना है। अपने काम के हिसाब से कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने कर दिया विथ प्रॉफिट, वहां पर ये भी लिख सकते हैं विथ प्रॉफिट, ठीक है, मामा की, क्योंकि प्रॉफिट भी इसी में हो गई। अब एक एग्जांपल तो ये हो गया, एक एग्जांपल हुआ जिसमें माल पूरा एक्चुअल आया है, मतलब पक्के में पूरा ही आया है, माल भी पूरा आया है, रेट भी पूरा है, क्वांटिटी भी पूरी है, मतलब सब कुछ एक्यूरेट है। तो फिर उसमें सोचना क्या, फिर उसमें तो पूरा आपको सब कुछ सेम ही रहेगा। यहाँ पर क्या करना है, मानकर चलिए जो भी डेट है, मान लीजिए इस बार ये मई में आया, मई में उसने बिलिंग की है पार्टी ने, तो आप 1/5 लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए बिलिंग की है उसने 10/5 को, 10/5 23, ठीक है। बिल नंबर है मान के चलिए 56 या जो भी है डाल दिया आपने। उसके बाद मान लीजिए जिस भी पार्टी से आए, आपको सबके केस में यही करना है। यहाँ पर मैं एक ही पार्टी से ले रहा हूँ ताकि मुझे भी याद रहे समझाने के लिए, फिर ऐसा नहीं कि मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊं, ठीक है। और फिर यहाँ पर आइटम फिलहाल मैं एक ही लेके चल रहा हूँ, आप अलग अलग आइटम भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक ही आइटम में सारी सिचुएशंस आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए 10 पीस आया है 100 रुपए के रेट से, जीएसटी जो भी है, जीएसटी ये लगी मेरी, इसके ऊपर 18%, तो 180 रुपये लगेगी। इस बार उसने पैकिंग चार्ज नहीं ली, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं ली, नहीं ली। मामा का प्रॉफिट तो होगा, इसके ऊपर 5%। अब 1180 का 5% क्या होता है, 59 रुपये। 59 रुपये मामा की प्रॉफिट हो गई, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई राउंडिंग ऑफ का लेजर बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे राउंडिंग ऑफ का अभी तो फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है, मानकर चलिए मैं यहाँ पर ऐसा रेट डालता हूँ जिससे मुझे राउंडिंग ऑफ की जरूरत पड़े। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 112 रुपये 30 पैसे, तो भी राउंडिंग ऑफ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हाँ यहाँ पर क्योंकि पड़ेगी, मैंने यहाँ पर अभी चेंज नहीं किया ना ये अमाउंट, ये भी चेंज करूँ। 1123 का 18%, 202 रुपये 14 पैसे, 202 रुपये 14 पैसे, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, मामा की प्रॉफिट पे भी अंतर आएगा। एक मिनट, यहाँ पर पहले मैं जीरो करूँ, और यहाँ पर मेरा आ गया 1325 रुपये 14 पैसे का 5%, 66 रुपये 28 26 पैसे, 66 रुपये 26 पैसे, ठीक है। अब यहाँ पर राउंडिंग ऑफ की जरूरत पड़ेगी। ये भी परचेज में रख सकता हूँ या डायरेक्ट एक्सपेंस में, वो मेरे ऊपर है। इनकम एक्सपेंस कुछ भी है वो अपने आप ले लेगा। यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस इनवॉइसिंग राउंडिंग का ऑप्शन ले लेना है, और यहाँ नॉर्मल राउंडिंग लेनी है और 1 रुपया लेना है। नॉर्मल राउंडिंग ये मतलब कि 50 पैसे से जैसे कम होगा तो वो नीचे चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 50 पैसा या उससे ऊपर होगा तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आप अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। कभी ये होता है ना कि आपने तो इस हिसाब से किया लेकिन सामने वाले ने घटा दिया या बढ़ा दिया, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जब माइनस करना है तो माइनस का साइन देके माइनस करना है, और प्लस में आपको डायरेक्ट प्लस करना है, ठीक है। इस तरीके से हो गया। और आप यहाँ पर चाहें तो नरेशन डाल सकते हैं, ठीक। ये हो गया कि एक्चुअल उसने जब क्या किया, उसने माल पूरा फुल बिलिंग किया और आपके पास माल पूरा आया। और अब इस केस में भी आपको क्या करना है, जब आपको बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा तो मामा की जो प्रॉफिट है सिर्फ इसको आपको अलग करना है जर्नल एंट्री के थ्रू। यानी जर्नल एंट्री में क्या करना है, यमुना इंडस्ट्रीज को डेबिट करना है 66 रुपये 26 पैसे से, और इसको मामा को क्रेडिट कर देना है 66 रुपये 26 पैसे से, और बाकी जो पेमेंट है अब यमुना इंडस्ट्रीज को कर देंगे। अब यहाँ पर एक और चीज है कि अगर मानकर चलिए आप ये चाहते हैं कि ये जो मामा की जो प्रॉफिट है ना, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो, मैं क्यों ऐसे बैठ के एक एक करके डालूं 5% इतना कैलकुलेटर से, तो ये आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अगर मानकर चलिए पैकिंग चार्ज भी है, मानकर चलिए पैकिंग चार्ज है 20 रुपए, ठीक है। अब मामा की प्रॉफिट आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो, हटाइए इसको। अब इसमें क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में लेजर में चेंजेस होगा। लेजर में क्या चेंजेस होगा वो देख लीजिए। यहां पर आपको करना है,
ये ऑप्शन है यूज्ड फॉर कैलकुलेशन फॉर एग्जांपल टैक्सेस डिस्काउंट, ये सब यस करिए। ठीक है, अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर एक परसेंटेज डाल दीजिए, मान लीजिए जो 5% मामा लेंगे। ठीक है, ऑन टोटल सेल ये डाल दिया, और राउंडिंग ऑफ कर दीजिए कि मतलब जैसे होता है ना कि पैसे में ना आए अमाउंट, नहीं भी करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, तब नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा और 1 रुपया डालकर छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिए अपने आप 56 रुपये ले लिया इसने। अब मैं इसको दिखाऊंगा कि इसने कैसे लिया। इसने लिया है 1123 के ऊपर। किसके ऊपर लिया है? देखिए 1123 का 5%, 56 रुपये 15 पैसे, लेकिन 15 पैसे इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने नॉर्मल राउंडिंग किया हुआ था। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे तो इसके ऊपर भी टैक्स कैलकुलेट करवानी है, मतलब वो क्या बोलता हूँ, प्रॉफिट, जीएसटी और पैकिंग चार्ज के ऊपर। अगर आपकी सिचुएशन में इस पर नहीं कैलकुलेट होगी तो ठीक है, अगर हो रही है तो आप F12 कॉन्फ़िग में जाएंगे और यहाँ पर ये ऑप्शन पहले यस करेंगे, फिर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा ये वाला, इसे यस करेंगे। जैसे ही उसे यस करेंगे प्रॉफिट बढ़ गई। अब ये उस पर भी कैलकुलेट करेगा, टैक्स के ऊपर भी और पैकिंग चार्जेस के ऊपर भी, और आपकी जो भी राउंडिंग ऑफ है उसे आप यहाँ पर ले सकते हैं। हो गया, और यहाँ पर नरेशन टाइप कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अकाउंटिंग मेंटेन होगी। इसमें मैंने क्या बताया आपको, देखिए स्टॉक भी मेंटेन होगा। अब चलिए मैं स्टॉक एक बार आपको दिखा दूं, उसके बाद मैं बात करता हूँ। आइए, स्टॉक मेरा मेंटेन हुआ। क्लैंप के अंदर देखिए ये जो ग्रुप बनवाया है किस लिए बनवाया है, अब यहाँ पर क्लैंप दिख रहा है। क्लैंप के अंदर जितने भी क्लैंप आप डालेंगे अंदर, जो भी स्टॉक के अंदर डालेंगे, वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे, हो रहे हैं। और अगर आप ऐसे ही करते तो वो बाहर रिफ्लेक्ट होते हैं। यहाँ पर आपको रेट्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जब आप अंदर जाएंगे तो आपको एवरेज जो भी आपका चार्ज है वो इसमें एड ऑन है, आप देख सकते हैं सारा चार्ज इसके अंदर एड ऑन है, उसके हिसाब से आपकी वैल्यूएशन निकली हुई है। तो उसे ये मेंटेन करनी थी। मैंने क्या बोला था, उसे क्या मेंटेन करना था, उसे स्टॉक मेंटेन करना था, और वैल्यूएशन में जितनी भी चार्जेस लग रही है, चाहे प्रॉफिट है कुछ भी, उसको वैल्यूएशन सही चाहिए थी कि मेरी टोटल कितनी कॉस्टिंग पड़ रही है। हो गई मेंटेन। आ जाइए, बैलेंस शीट में उसे क्या चाहिए था, बैलेंस शीट में उसे चाहिए था कि जो मेरा, सॉरी ये मैं आ गया प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में जाना है मुझे। बैलेंस शीट में चाहिए था कि मेरा मामा को कितना देना है, किसको क्या देना है, वो मेरा मेंटेन हो रहा है मेंटेन। जो अभी यमुना इंडस्ट्रीज का, वो तो मुझे कुछ जो अमाउंट मैंने बोला ना प्रॉफिट का, वो ट्रांसफर करना होगा उसमें जर्नल एंट्री के थ्रू, वो मैं कर दूंगा। तो ये भी मेरा मेंटेन हो रहा है। अब मामा को जो पेमेंट करनी है मैं करते रहूंगा जिस हिसाब से करनी होगी। ठीक है, और अगर वो पार्टी को करनी होती, सपोज कीजिए अगर जो अमाउंट है, मान लीजिए कच्चे का अमाउंट, जैसे मैंने बोला था शुरू में कि पार्टी को पेमेंट करनी है, मतलब मामा ने बोला मुझे सिर्फ प्रॉफिट दे देना और पार्टी को पेमेंट कर देना। तो जैसे मैंने जर्नल एंट्री जो पास की थी, पहली एंट्री जिसमें मैंने ये 16,000 रुपये पूरे के पूरे मामा के अंदर डाल दिए थे, पूरे अमाउंट मैं नहीं डालता। मैं कौन सा अमाउंट डालता, जो प्रॉफिट का अमाउंट है सिर्फ वो एंटर करता मामा के इसमें अकाउंट में, बाकी जो कच्चे की पेमेंट है मैं पार्टी को अपने आप कर देता, क्योंकि मैं एंट्री के टाइम मैंने लिखा था ना नरेशन में कि इतने रुपए पक्के के हैं और इतने रुपए कच्चे के हैं। तो जो पक्के के रहते वो बैंक के थ्रू करता, जो कच्चे के रहते वो मैं उससे कोई अकाउंट नंबर लेता, कैश के थ्रू उसे भेज देता, डिपॉजिट कर देता, जो मशीन होती है कैश की, ठीक है, उसमें मैं डिपॉजिट कर देता, या किसी से उसे दिलवा देता, या कोई पार्टी उसकी आती लेने के लिए, मतलब स्टाफ या कोई आता तो मैं उसे कैश पेमेंट कर देता। ठीक है, इस तरीके से हो गया। आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी पूरा पता चलेगा, सारा चीज क्लियर हो रहा है। स्टॉक आइटम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, पार्टी की पूरी डिटेल्स हो गई। और अगर मानकर चलिए अब आपके मामा आपको कोई भेजते हैं माल, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, ABC आपको माल भेज रहा है, तो यहाँ पर उसकी भी एंट्री कर लेंगे। मामा को अलग लेके चलेंगे, उसकी फर्म को अलग लेकर चलेंगे। ऐसा भी हो सकता है ना कि मामा ने खुद के पास माल मंगवाया और रेट जोड़ के ही भेज दिया, यानी 5% जोड़ के ही भेज दिया, तो सिंपल एंट्री होगी, क्वांटिटी डालनी और जो रेट लगाकर मामा ने बिल में भेजा वो डाल देना, बस हो गया, और फिर पेमेंट कर देनी है। बस नरेशन में टाइप कर देना है कि इसमें जो है मामा का 5% इंक्लूडेड है, बस हो गया। और बाकी जो एंट्रीज है वो ऐसे ही होगी। तो आई होप फ्रेंड्स, अगर आपके सामने भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें आपको इस तरीके की अकाउंटिंग मेंटेन करनी पड़े तो आप कर पाएंगे। और जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मैंने कच्चा पक्का वाली बात सिखाई आपको, यहाँ पर वो जो मैंने एक सिखाया आपको कि इस अमाउंट के ऊपर भी कैसे जीएसटी कैलकुलेट होगी, जो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगी, यानी मैंने जिस पर टैक्स और टोटल जो सेल परचेज की फिगर है उस पर भी मैंने दिखाया कि कैसे आपको मामा की प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, जैसे वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाए। ये एक अलग से आपने चीज सीख ली, तो ये आपको बहुत से जगह पे काम आ सकते हैं, डिस्काउंट वगैरह के लेजर बनाने वक्त काम आ सकती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इससे नॉलेज कुछ मिली होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।